नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। उनका भारत आना कई मायनों में बेहद खास है। ये 2 दिनों का दौरा 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, स्पेस और सामरिक साझेदारी की नई दिशा तय करने वाला एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। दिल्ली में मोदी पुतिन की आमने सामने बात होगी। बता दें कि भारत और रूस दोनों ही देशों की मित्रता, दोस्ती पुरानी है। रूस भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है। रूस भारत के लिए हथियारों का एक प्रमुख आपूर्ति करता रहा है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लगभग 60% से ज्यादा हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट रूसी कंपनियों के हैं। इतना ही नहीं, 2030 तक 100 अरब डॉलर तक व्यापार पहुंचने का लक्ष्य भी है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें रूस और भारत पर टिकी हैं। पुतिन का भारत आना कई मायनों में अहम है, इसलिए आज हम हर तरह से चर्चा करेंगे और मौजूदा जो एक जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रहे हैं, उसमें ये दोस्ती और इसमें आने वाले कई चैलेंजेस क्या मायने रखते हैं, इन सब पर भी आज की चर्चा में हम खास चर्चा करेंगे। तो आज की खास चर्चा में हमारे साथ 3 बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट और अक्सर हमारे कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाते हैं। सिन्हा सर, थैंक यू सो मच सिन्हा सर अपना समय देने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर डिप्लोमेट सुधीर टी देवारे साहब भी जुड़ चुके हैं। देवारे साहब, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। तो सबसे पहले सिन्हा सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। इससे पहले जब बायलैटरल टॉक्स होती थी या कोई शिखर सम्मेलन होता था, तो आमतौर पर इक्वेशन बड़े क्लियर होते थे। इक्वेशंस एक अलग तरह से होते थे। दुनिया इस तरह से नहीं थी जो दुनिया आज है। आज आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपकी घनिष्ठता बढ़ रही है, आपका ट्रेड बढ़ रहा है, तो किसी तीसरे को बड़ी दिलचस्पी रहेगी। पहले भी दिलचस्पी होती थी, लेकिन वो मॉडर्न डिप्लोमेसी में उसके मायने बदल चुके हैं। तो आप इस मुलाकात को और इस दौर में इस मुलाकात के मायने कैसे देख रहे हैं? जय हिंद प्रशांत। देखिए, आज के दिन जब हम कह रहे हैं कि 23वां रशिया और भारत का एनुअल जो लैटरल मीटिंग है, उसके तहत पुतिन आ रहे हैं, तो ये हमें ये देखना होगा कि देखिए 25 साल हो गए, 2000 से ये सिलसिला चल रहा है और 25 साल के बाद और ये पुतिन का पूरा अरसा ही यही देखेंगे। और ये जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वाजपेयी के समय। आज ये परवान चढ़ गया है और आपने जो बड़ी बात बताई कि पूरी दुनिया की परिस्थितियां, पूरी स्थितियां बदल चुकी हैं। अभी जो ग्लोबल एरिना में 21वीं सदी की जो आप जियोपॉलिटिकली देखते हैं, जियो स्ट्रैटेजिकली देखते हैं एंड जो इकोनॉमिकली देखते हैं, उसके ऊपर में उथल पुथल जो चल ही रहा है, कॉन्फ्लिक्ट सब जगह है। और एक जद्दोजहद ये चल रही है कि जो उभरता हुआ 21वीं सदी का ग्लोबल ऑर्डर वो इमर्ज आउट कर रहा है। तो भारत और रूस के संदर्भ में यदि आप देखें, जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, ये किसी देश के साथ तो है नहीं भारत के अलावा। और ये जो परवान चढ़ा है, इसके आयाम बहुत सारे जुड़ गए हैं। हम इसको केवल जैसा आपने बताया कि हमारा और डिफेंस, तो हमारा उसके साथ कॉपरेशन तो रहा है, तो इसके आयाम में आपने गिनवाए कि इसमें डिफेंस भी है, एनर्जी भी है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स है, हाईटेक कॉपरेशन है, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज है। तो इस सारी दुनिया की नजर भारत पे पड़ी। उसके 2 कारण हैं। जो उसके 2 मेन मुद्दे ये हैं कि भारत जो कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, और रशिया और भारत ये ऐसे 2 देश हैं जो मल्टीपोलैरिटी के लिए बोलते नहीं, लिप सर्विस नहीं कर रहे, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये दुनिया को पूरी की पूरी ग्लोबल व्यवस्थाओं को बदल देगी, क्योंकि कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि
क्योंकि जनरली अमेरिका या यदि चाइना भी देखे तो वो बाइपोलर या मल्टीपोलर के बात तो करते नहीं, यूनिपोलैरिटी में बात करते हैं कि हमें, और फिर कहीं बात होती है तो पूरे भूखंड को, दोनों हेमिस्फीयर की बात होती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसके अंदर में यही दो देश हैं जो कि एक्चुअल कैपेबल हैं, जो कैपेबिलिटी होती है। भारत तो देखिए ये बढ़ता हुआ एक सितारा है जो कि पूरी व्यवस्थाओं को बदलता है, और उसमें हमारी सोच रशिया के साथ मिलती है। यही नहीं कि रशिया के साथ हमारा पुराना एक घनिष्ठ संबंध है, संबंध के अलावा सोच का मिलना, दिल का मिलना, उसके बाद सारी चीजें, चाहे वो आर्थिक हो, सामरिक हो, चाहे और दूसरी चीजें हैं उसमें। क्योंकि हम जब बात करते हैं मल्टीपोलैरिटी में तो केवल दो, और सब उससे जुड़ रहे हैं, चाहे वो आप ग्लोबल साउथ की बात कर लें, वेस्ट एशिया की बात कर लें, मगर इसके अंदर खटक है इवन चाइना को। जी। चाइना भी नहीं चाहता कि वो रीजनल नहीं, और आपने हेजेमनिक बनना आपने सही चाहता है, कहा। जिसमें रूस और भी शामिल। शायद शायद जिस तरह से पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने, मतलब चूंकि ये दौरे की एक शुरुआत से पहले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस वक्तव्य के भी बड़े मायने हैं। और मैं इसी सवाल के साथ देवारे सर आपके पास आऊंगा कि एक तो पेस्कोव ने ये कहा, मतलब पेस्कोव कह रहे हैं, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन का यह आधिकारिक बयान है कि चीन के साथ रूस का संबंध सीमाओं से परे है और भारत के मामले में भी रूस का यही रुख है। मतलब उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि चीन और रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो दोनों अलग अलग भले ही हों, लेकिन उनका जो एक पैमाना है हमारे लिए वो समान है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात उन्होंने कही कि कहीं ना कहीं भारत पर दबाव है रूस संबंधों को लेकर, और इसलिए हम ये देखना है कि भारत इस रिलेशन में पहले और अब की तुलना में कहां तक जाता है, किस तरह का उसका रुख होता है। आपको लगता है कि थोड़ा हमें क्रिटिकल होकर भी देखना होगा इस बार की पूरी मुलाकात को? प्रेसिडेंट पुतिन भारत 23rd कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल के बाद अभी वो भारत आ रहे हैं। यूक्रेन की लड़ाई के बाद पहली बार उनकी भारत में भेंट हो रही है, तो ये बहुत एक तरह से आशादायक बात है। अब ये है कि वो इस समय आ रहे हैं कि जहां जब दुनिया में काफी चीजें बदल गई है। एक तो रूस और यूक्रेन की पिछले 4 साल से लड़ाई चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो रवैया है उसमें भी बहुत बदल हो गया है। पूरा पहले जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनके विचारों में बहुत फर्क है। और रूस और भारत में एक किस्म का जो संबंध है, वो मैं सोचता हूं कि आज जो कुछ हो रहा है उससे कुछ उसका इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत, जैसे आपने कहा, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं हम। पिछले 50-60 साल से हमारे बहुत गहरे ऐसे रिश्ते हैं, और उस पर दोनों एक तरह से एक के दूसरे को ऊपर निर्भर हैं। और हमारे तो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि रशिया का जो S-400 है, ब्राह्मोस मिसाइल है, इनकी हमें जो बहुत जबरदस्त जो मदद हुई, तो इसीलिए भारत की रक्षा के लिए रूस के हमारे साथ रहना है बहुत आवश्यक है। अभी मेन चीज ये है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जब दिखा रहा है आजकल, और रूस के साथ जब उनके संबंध हमारे अच्छे रहे हैं, हमने रूस से तेल खरीद लिया, जब अमेरिका बहुत उसमें इतराज कर रही थी। खैर, प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो हाँ कर दिया था, क्योंकि दुनिया में जो ऑयल की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे, इसलिए भारत रशिया से अगर ऑयल ले ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ये अमेरिका ने खुद किया था, मगर जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने बहुत उस पर इतराज व्यक्त किया।
तो इसमें भारत को एक टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं वो डिप्लोमेटिकली करनी होगी। बिल्कुल हम सर। रूस के साथ तो रहेंगे, रहते और आए ये हैं। यही यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है। और आपके इसी कहीं ना कहीं इनपुट के साथ मैं संजीव सर आपके पास आना चाहता हूं। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं और उनकी जो एक तरह की उसकी जो मजबूती है, उसको रूस समझते हुए भी भारत को एक केंद्रीय भूमिका में चाहता है। और यही वजह है कि उसने इतना मुखर होकर कहा है कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली भारत को चीन के बराबर देखता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं चीन की वाली जो निर्भरता है, उस मापदंड में भी कहीं ना कहीं भारत के साथ एक नए स्ट्रेटेजिक का संतुलन की ओर आगे देख रहा है। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मतलब आपको लगता है कि थोड़ी और ईज आउट होंगी चीजें? जी, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है। और देखिए, जहाँ तक भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संबंधों का संदर्भ हो, या भारत और रशिया के जो संबंधों की बात हो, दोनों के जो आयाम हैं वो अलग-अलग हैं। और जैसा कि हम सभी इस बात को लगातार कहते भी हैं, और हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत पहले ही इस बात को कहा भी गया था कि यदि भारत और रशिया के संबंध हो या भारत और अमेरिका के संबंध हो, उनको किसी थर्ड प्रिज्म से तौलने की अगर कोशिश की जाएगी, तो हमेशा हम रॉन्ग कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे। और ये जो इस तरीके के जो विचार थे वो तब आए थे कि जब ट्रंप प्रशासन की तरफ से रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के ऊपर एडिशनल 25% का जो टैरिफ है वो अमेरिका ने इम्पोज किया था। और जाहिर है कि अमेरिका ने एक बहुत ही रॉन्ग जो है ये डिसीजन लेते हुए एक गलत कंट्री जो है इस युद्ध में घसीटते हुए भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए थे। और उसका कारण बहुत ही स्पष्ट था कि अमेरिका का जो ट्रंप प्रशासन है वो भारत और अमेरिका के जो संबंधों को वो रशिया के प्रिज्म से तौलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत की चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने निर्णयों को स्वयं स्वयं को लेने का जो हमारा एक संकल्प है, और इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आइडिया को हम शीत युद्ध के समय में भी डे वन से फॉलो करते रहे हैं, आज भी फॉलो कर रहे हैं और भविष्य में भी फॉलो करेंगे। और जाहिर है कि भारत रशिया को और भारत के संबंधों को अलग पैमाने पर, अलग आयाम के तौर पर देखता है, और भारत और अमेरिका के संबंधों को अलग आयाम के तौर पर देखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जी। और वहीं रशिया के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है उसको कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो दोनों संबंध हैं वो अपने अपने जगह पर महत्वपूर्ण है, और भारत दोनों के साथ ही अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। और जहां तक रशिया के साथ जो संबंधों की बात है, तो ये देखिए, ये जो संबंध है इसमें कोई दो राय नहीं है कि विशेष संबंध है, ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और ये समय की कसौटी पर परखे हुए, खरे उतरे हुए विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत और रशिया के संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है विश्वास, ट्रस्ट। रशिया कोई जब हमें डिफेंस इक्विपमेंट देता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर हमारा जो विश्वास बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है। रशिया टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करता है, चाहे वो अभी S-500 के लिए भी बातचीत जो चल रही है उसमें ये बात चल रही है कि भारत में इसका को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट किया जाए। उसी तरीके से ब्रह्मोस को हम पहले ही बिल्कुल, लेकिन वही संजीव जी यही सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अगर हम रूस और अमेरिका को कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे जब देखते हैं ना, तो एक जो बेसिक फर्क नजर आता है। और इसी सवाल के साथ सिन्हा सर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि रूस के साथ जो भारत का संबंध है उसमें ज्यादातर वेटेज जो है वो एनर्जी, डिफेंस, इन सब चीजों का ज्यादा है। अब वहीं जब अमेरिका की बात आती है तो ये थोड़ा सा और बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है। मतलब कई पहलुओं पर, मतलब हम ट्रेड के अगर नंबर्स की बात करें तो हमारा जो अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार है वो 129 अरब डॉलर 2024 में था, और 45 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस भारत के पक्ष में था। तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग ये भी होगा कि अमेरिका कहीं ना कहीं अब जो स्थितियां चाह रहा है, अब वो चीजें ईज आउट कर रहा है, और वहां अगर कुछ ऐसी बात होती है जो उसे नागवार गुजरती है तो क्या होगा? देखिए प्रशांत, पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
ठीक है, आपने कॉम्पेरिजन ये किया है क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पार्क कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और स्पेशल एंड प्रिविलेज, तो इन चीजों को दोनों को बड़े तौल कर केवल आंकड़ों से यदि देखें कि हमारा एक ट्रेड का ले लें कि ठीक है उनके साथ हमारी इतनी बड़ी ट्रेड है और $100 बिलियन से भी ज्यादा है आपने जो बताया, और उसके अंदर ट्रेड डेफिसिट जो है वो अमेरिका के लिए है, हमारा ट्रेड सरप्लस है। इस कसौटी में आप देखेंगे तो ये आंकड़े आपको देखेंगे कि रशिया के साथ, और वही सबसे बड़ी गलती है, और उसी का यदि अभी भरपाई हो रहा है तो अभी होने वाला है ये जो 23rd मीटिंग होगी ना, क्योंकि इसको लोग थोड़ी उस नजर से समझ नहीं पाए हैं। देखिए, दो चीजें हुई हैं और दुनिया में जो सामरिक चीजों को समझते हैं वो इन चीजों को समझते हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक भी इन्वॉल्वमेंट है। एक आपने सुना होगा EMCA, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो 2024 में शुरू हो चुका, कहीं नहीं कॉरिडोर चला है, एक ही कॉरिडोर चला है जो कि इंडिया एंड रशिया का कॉरिडोर है, वो कामयाब हुआ है पूरे विश्व में, और ये एक साल से एब्सोल्युटली हमारी सारी चीजें आ रही वहां, चाहे वो तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ट्रेड, और जो डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं क्योंकि $70 बिलियन का हमारा ट्रेड है रशिया के साथ, वो सबसे बड़ी कमजोरी थी जो कि हमारे रूबल और रुपए में हो रही है, और उसके ऊपर ये हो रहा है कि 2030 तक $100 बिलियन जाएगा जी। ये जो बात है, जो अपनी करेंसी में आप ट्रेडिंग करते हैं, उसकी डाइवर्सिफिकेशन केवल ये डिफेंस का नहीं है कि हमने S-400 खरीद लिया, ब्रह्मोस ले लिए। अब जो डाइवर्सिफिकेशन होता है उसमें रिलॉस है, यदि आप इसको समझेंगे कि जो हमारा कॉरिडोर है और रिलॉस, मेन इसका हृदय जो है इस मीटिंग का ये है, ना कि डिफेंस के S-400 या मिसाइल सिस्टम या हम ब्रह्मोस ले लेंगे अमेरिका को खुश करेंगे, उसका बैलेंसिंग नहीं है। देखिए, हमें मिल रहा है आर्टिक का एक्सेस, आर्टिक समझ रहे हैं ना, हमारी भी वहां पर है अपनी आर्टिक का एक्सेस के अंदर में पूरे एनर्जी रिसोर्स, उसके सारे पोर्ट, हमारे जो ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज और लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इसका हार्ट है जी। और कल उसको ड्योमा में पास किया गया है। पूरे आर्टिक की संपदा जिसके लिए पूरी दुनिया बेचैन है, वो रशिया के वो नहीं उसका है, मगर उसका पूरा का पूरा दबदबा है। वहां हमें बिना किसी चीज के वो मिल रहा है, उनके सारे पोर्ट्स को हम जाएंगे, वाकई हमारी शिप बिल्डिंग वहां होगी, वाकई। और शायद एक चीज और है कि एक तरह से रशिया बार बार ये जो बड़े लक्ष्यों की बात कर रहा है या एक दायरा बढ़ाने की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत को पूरी तरह से उस स्ट्रेटजी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र कर रहा है कि शायद ये इम्बैलेंस इस नई में बनाने के बैलेंस बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। संजीव जी, हमें बताइए कि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पेस्कोव ये कह रहे हैं कि हम 2030 तक $100 अरब तक का कहीं ना कहीं अपने द्विपक्षीय व्यापार को ले जाने वाले हैं, इतना बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं, तो ये एक नैरेटिव ये भी है कि ये सब कह के या कहीं ना कहीं चीन के साथ बराबरी की ट्रेड वाली बात कह के, बाकी स्ट्रेटजी का बात कह के रूस ने कहीं ना कहीं भारत के पाले में ही गेंद डाल दी। अब सब कुछ ऐसा है कि भारत क्या इस पर रिएक्ट करेगा, उस पर नजरें रहेंगी। देखिए, भारत तो अवश्य ये चाहेगा कि रशिया के साथ हमारे जो संबंध हैं वो और अधिक बढ़ें, और अभी वर्तमान समय में भारत और रशिया के बीच के जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हैविली रशिया के फेवर में है, और ये जो $68 बिलियन का जो वर्तमान समय में आंकड़ा है लगभग, उसमें अबाउट $63 बिलियन का जो जाहिर है कि हम रशिया के फेवर में है, और जाहिर है कि इसको भरपाई करना और एक बैलेंस ऑफ ट्रेड को बनाने का जो विषय है वो भी अवश्य इस चर्चा में आएगा जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ होंगे। और हमारे विदेश मंत्री श्री S जयशंकर जब मॉस्को की यात्रा पर हाल के समय में थे तो उन्होंने इस विषय को उठाया भी था, और किस तरीके से ये जो बहुत बड़ा इम्बैलेंस है दोनों देशों के ट्रेड का, उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, तो वो भी जरूर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि रशिया वर्तमान समय में एक युद्ध की स्थिति में है, वो एक वॉर टाइम में है, तो इस वॉर टाइम में और उस ये सारी बातें कहीं ना कहीं, और मतलब इन निगाहें भी रहेंगी कि पुतिन और जब मोदी की मुलाकात होती है और क्या कुछ चीजें जब बाहर निकल कर आती हैं उस पर भी निगाह रखनी होगी। देवारी सर, एक आखिरी सवाल, अभी वाला जो स्टांस है भारत का, वो आपको बेहतर नजर आ रहा है? मतलब यही अभी तरीका है अगर डिप्लोमेसी में देखें?
देखिए, भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। भारत क्वाड का एक मेंबर है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका और दूसरे जो पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रखता है। और उसी के साथ रशिया के साथ भी हम ब्रिक्स में नजदीक हैं, एससीओ में साथ में काम कर रहे हैं। तो भारत ने जो अपनी नीति में जो बैलेंस रखा है वो बहुत सहनीय है, वो क्योंकि सराहनीय है। जैसे यूक्रेन की लड़ाई में भी भारत ने ऐसी कोई पोजीशन नहीं ली। भारत ने रशिया को कंडेम नहीं किया और यूक्रेन को भी, यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसका भी भारत ने सपोर्ट किया था। तो इसका मतलब यह है कि भारत यही नीति रशिया के साथ अपनाए। भारत को और रशिया को अब ऐसे हाँ, और शायद ये वक्त के साथ और क्लियर हुआ है। मतलब बीच में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भारत की फॉरेन पॉलिसीज और स्टांस को लेकर उठाए जा रहे थे, लेकिन वक्त के साथ शायद वो सारे बादल छंटे हैं। शुक्रिया करेंगे देवारे सर, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी सिन्हा सर, आप सभी का अच्छी चर्चा रही। और देखते हैं कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच जब बातचीत होती है तो वो किस स्तर पे जाती है, क्या कुछ करार होते हैं, कहां तक का दायरा बढ़ता है। बहरहाल यहां पर स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।